नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूनाइट एजुकेशंस में। दोस्तों, आज हम इंडियन पॉलिटी की एक सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं, जो कि एम लक्ष्मीकांत बुक्स पे बेस्ड होगी। इंडियन पॉलिटी आपके हर एक एग्ज़ाम में पूछी जाती है, चाहे वो आपका यूपीएससी के सीएसई एग्ज़ाम्स हो या सीडीएस एग्ज़ाम हो या आपका सीएपीएफ का एग्ज़ाम हो या फिर एसएससी के कोई भी एग्ज़ाम लाइक सीपीओ, सीजीएल, सीएचएसएल या आपके रेलवेज़ के एग्ज़ाम। आप कोई भी एग्ज़ाम को उठा लीजिए इंडिया में, आपके हर एक एग्ज़ाम में इंडियन पॉलिटी का एक क्रूशियल रोल होता है। तो उसी इंडियन पॉलिटी को डिस्कस करने के लिए हम ये सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं। यहाँ पे जो भी टॉपिक डिस्कस किए जाएंगे इंडियन पॉलिटी के, वो एम लक्ष्मीकांत बुक की 6th एडिशन के बेसिस पे होंगे। जो उसमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर दिया होगा, उसी ऑर्डर के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। और मैं आपको एडवाइस करता हूँ कि आप इसके नोट्स ना बनाएं, बल्कि आप बुक अपने सामने लेके बैठें, साथ में एक हाइलाइटर रखें और उसी के साथ में पॉइंट्स को आप हाईलाइट करते चले। नोट्स बनाने में अपना टाइम खराब ना करें। अगर आपके पास 5th एडिशन है तो भी आपका काम चल जाएगा। लाइक जो पॉइंट्स आपको 5th एडिशन में नहीं मिले, आप उन्हें अच्छे से जॉट डाउन करके उसका एक नोट बना के और अपनी 5th एडिशन की जो बुक है उसी में अटैच कर लीजिएगा, ताकि आपको रिवीजन के टाइम पे सारी चीज़ें एक जगह मिल जाएंगी। आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में बात करने जा रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन एक दिन में तो तैयार हुआ नहीं था। एक सीरीज ऑफ इवेंट्स है, उसके सबका एक कम्युलेटिव रिजल्ट था कि अपना कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ। तो उस हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में भी जो मेन चीज़ है वो है दी कंपनी रूल। कंपनी रूल को हम आज के वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम क्राउन रूल को डिस्कस करेंगे। आज सिर्फ कंपनी रूल पे हम बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले ब्रिटिशर्स जो थे वो इंडिया में आए थे 1600 में एज ट्रेडर्स। ये सिर्फ यहाँ पे ट्रेड करने के इरादे से आए थे, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि उन्होंने यहाँ ये कहा कि हम सिर्फ ट्रेड करने के इरादे से यहाँ पे आना चाहते हैं। और ये ऐसे नहीं है कोई एक इंडिविजुअल पर्सन आया था, ये एक कंपनी के फॉर्म में आए थे और उसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। और इस कंपनी को एक चार्टर ग्रांट किया गया था वहाँ की क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट के द्वारा। अब क्वीन जो होती थी उसके पास पूरी पावर होती थी। वो किसी को भी परमिशन दे सकती थी कि हाँ आप ये काम कर सकते हो, आप वो काम कर सकते हो। तो उन्हीं से परमिशन लेके ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई थी। अब जब ये कंपनी आई तो इसके पास ट्रेडिंग फंक्शंस, ट्रेडिंग के तो इसके पास पूरे राइट थे, बट इसके अलावा कुछ और राइट थे नहीं। तो बाद में धीरे धीरे करते हुए इन्हें दीवानी राइट्स भी मिल गए। अब दीवानी राइट्स क्या थे? राइट्स ओवर रेवेन्यू एंड सिविल जस्टिस। पैसा और सिविल जस्टिस, इन दोनों चीज़ों पे इनको अपना अधिकार मिल गया था। इन्होंने क्रिमिनल जस्टिस पे कोई जोर नहीं दिया, क्योंकि उन्हें इस चीज़ से मतलब ही नहीं था कौन मर रहा है कौन कट रहा है। इन चीज़ों से अंग्रेज़ों को कोई मतलब नहीं था, इसलिए इन्होंने क्रिमिनल जस्टिस पे अपने राइट्स लेने के लिए कोई जोर नहीं दिया। अब ये जो राइट्स थे वो किसने दिए थे? ये दिए थे शाह आलम ने। शाह आलम उस टाइम का मुगल एम्परर था। उसने ये जो दीवानी राइट्स है वो अंग्रेजों को दिए थे। क्यों? क्योंकि वो बैटल ऑफ बक्सर में इनसे हार गया था और अकॉर्डिंग टू दी ट्रीटी दीवानी राइट्स अंग्रेजों को दिए गए। फिर 1857 में सिपाही म्यूटिनी हुई थी, जैसा कि आप सभी को पता है। और 1858 में ब्रिटिश क्राउन ने डायरेक्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी ले ली थी गवर्नेंस ऑफ इंडिया की। कब तक? इंडिपेंडेंस तक, टिल इंडिपेंडेंस 15 अगस्त 1947 तक। और 1858 से ब्रिटिश क्राउन का डायरेक्ट रूल इंडिया में रहा। अब ऐसा नहीं है कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पूरा का पूरा ब्रिटिशर्स ने ही तैयार करके दिया था। उसके लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी और इसे 1946 में फॉर्म किया गया था, जिसने अपना पूरा काम ख़त्म किया। और 26 जनवरी 1950 को इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन पूरे तरीके से लागू कर दिया गया। अब हम आगे देखते हैं कि कौन कौन से एक्ट्स थे, इम्पॉर्टेंट एक्ट थे कुछ, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा लाए गए थे ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट एक्ट है वो है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। ये इंपॉर्टेंट क्यों था? बिकॉज इट वॉज द फर्स्ट स्टेप टेकन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। देखिए, 1600 में एज ए ट्रेडर्स आए थे और 1773 तक ये अपना काम कर रहे थे। 1773 में जाके ये एक एक्ट आया। तो इतने टाइम तक तो ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बिल्कुल भी नहीं छेड़ा कि ये अपने हिसाब से काम कर रहे थे, इन्हें करने दो। उसके बाद में 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया और ये फर्स्ट स्टेप था जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लिया था। इसमें किया क्या गया था
किसके पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव जो फंक्शंस थे उनको अलग अलग किया गया था। कि पॉलिटिकल मतलब रूल भी ईस्ट इंडिया कंपनी बना रही थी, उन्हें इम्प्लीमेंट भी ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही थी एज ए एडमिनिस्ट्रेटिव। तो इन दोनों चीज़ों को अलग अलग किया गया। देखिए आज के टाइम पे होता क्या है, कोई भी रूल बनाना होता है देश में या कोई भी एक्ट लाना होता है, तो उसके लिए हमारे पास पार्लियामेंट है, संसद है, वो अपना काम करती है। और उसके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक एग्जीक्यूटिव पूरा स्ट्रक्चर है इंडिया में जो उन रूल्स को इम्प्लीमेंट करवाता है। उस टाइम पे क्या था कि ईस्ट इंडिया कंपनी रूल बना रही थी और उन्हें वही इम्प्लीमेंट कर रही थी। तो इन दोनों चीज़ों को अलग अलग किया गया। प्लस इंडिया में एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन बनाने की कोशिश शुरू कर दी गई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। ये कैसे की गई ये हम आगे देखते हैं। तो देखिए इस एक्ट के फीचर्स क्या क्या थे। सबसे पहला तो गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया और उसके लिए एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई 4 लोगों की। तो देखिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया कि हमारे पास उस टाइम पे 3 जो है वो मेन प्रेसिडेंसीज थी, बॉम्बे, मद्रास और बंगाल। अब यहाँ के 3 अलग अलग गवर्नर जनरल थे, वो तीनों अपनी अलग अलग रिपोर्ट देते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट को। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या सोचा कि एक सेंट्रलाइज सिस्टम रखेंगे कि एक ही जना हमें रिपोर्ट देगा, सब लोग रिपोर्ट नहीं देंगे। तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया गवर्नर ऑफ बंगाल को, और जो बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसीज थी उनको सबऑर्डिनेट बना दिया गया बंगाल प्रेसिडेंसी के लिए। तो आप समझ गए होंगे कि बॉम्बे और मद्रास के जो गवर्नर थे वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को अपनी रिपोर्ट देंगे और ये जो है वो अपनी रिपोर्ट देगा ब्रिटिश गवर्नमेंट को। ऐसे जो पहले थे गवर्नर जनरल वो कौन थे, उनका नाम था लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। ये आप याद रखिएगा, एसएससी जैसे एग्जाम्स में ये बहुत पूछा जाता है। आई होप आप साथ साथ के साथ अपने जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हाईलाइट करते हुए चल रहे होंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि इस पीडीएफ में जो भी पॉइंट आपको दिए हुए हैं वो सारे इंपॉर्टेंट हैं। इस पीडीएफ को इस तरीके से तैयार किया गया है ताकि एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको सारी चीज़ें समझाई जा सके। बट आपके लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है सिर्फ आप उन्हें ही हाईलाइट करें, अपनी पूरी किताब मत रंग देना, वरना रिवीजन के टाइम पे पता नहीं क्या होगा, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए अब आगे चलते हैं। ये जो रेगुलेटिंग एक्ट था 1773 का, इसमें एक सुप्रीम कोर्ट को भी इस्टेब्लिश किया गया था। वो कहाँ पे इस्टेब्लिश हुआ, वो होता कैलकाटा में। कब, 1774 में। 73 में एक्ट आया और 74 में सुप्रीम कोर्ट बना दिया गया। इस सुप्रीम कोर्ट में एक सीजेआई और 3 अदर जजेस थे, मतलब टोटल 4 जज थे जिसमें एक तो चीफ जस्टिस और 3 अदर जज। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि जो फर्स्ट सीजेआई थे इस सुप्रीम कोर्ट के 1774 में जो इस्टेब्लिश किया गया था वो कौन थे, उनका नाम क्या था, आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर से बताइए। नेक्स्ट पॉइंट इज इट प्रोहिबिटेड दी सर्वेंट्स फ्रॉम एनी प्राइवेट ट्रेड और ब्राइब्स। अब देखिए होता क्या था कि यहाँ के जो भी राजे रजवाड़े थे वो थोड़ी ज़्यादा सुविधाओं के लिए ब्राइब दे दिया करते थे जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी के सर्वेंट्स होते थे या ऑफिसर्स होते थे उनको। तो इस तरीके से उनके पास काफ़ी एक तरीके से ऐसे ब्लैक मनी आ जाता था। प्लस वो यहाँ पे अपना प्राइवेट ट्रेड भी स्टैब्लिश कर लेते थे कि वो कंपनी के तो एम्प्लॉय है ही हैं, लेकिन अपना मान लो कोई भी एक प्रोडक्ट ले आए, उस प्रोडक्ट को यहाँ पे लाके बेचना शुरू कर दिया। तो इन सब चीज़ों को करने के लिए इस एक्ट में बिल्कुल मना कर दिया गया था कि अब ऐसी कोई भी काम कंपनी के सर्वेंट्स द्वारा नहीं किए जा सकेंगे। ये जो एक्ट है ये ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा लाया गया था और ये सारी बातें गवर्नमेंट कह रही है किसे, ईस्ट इंडिया कंपनी को। फिर यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। अब कोई भी बड़ी कंपनी है तो उसमें एक डायरेक्टर्स की टीम होती है, मतलब लीडर्स की एक टीम होती है जो कि कंपनी से रिलेटेड सारे डिसीजन लेते हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था ये लंदन में बैठा करता था, लंदन से ही अपने सारे डिसीजन लेते थे। अब हुआ क्या, उस टाइम पे ना सब लोग ये सोचते थे कि हमारे बच्चे या फिर हमारा कोई भी फैमिली मेम्बर उसकी कैसे जैसे करके इंडिया में पोस्टिंग आ जाए, ईस्ट इंडिया कंपनी में इंडिया में जाके पोस्टिंग आ जाए, क्योंकि यहाँ पे जिसकी भी पोस्टिंग आती थी और वो वापस ब्रिटेन जाता था तो वो काफ़ी पैसा अपने साथ लेके जाता था, बहुत अमीर बन के जाता था यहाँ से आराम से। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को बहुत से लोगों की जानकारी होगी, कुछ वहाँ पे इसके चलते उनके दुश्मन बने, कुछ उनके दोस्त बने। तो जो दुश्मन बने उन्होंने क्या कर लिया, ब्रिटिश गवर्नमेंट पे उन्होंने थोड़ा प्रेशर डाला कि नहीं आप इनको भी थोड़ा रेगुलेट करो, इनके ऊपर भी कोई लगाम कसो, ऐसे तो काम नहीं चलेगा।
तो उसके बाद में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को ये बोला कि आप जो भी काम करेंगे आपको हमें उसकी रिपोर्ट देनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आप ब्रिटिश गवर्नमेंट के एक रिप्रेजेंटेटिव है वहाँ पे, आपका खुद का वो काम नहीं है, आप ब्रिटिश गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आप जो भी वहाँ पे रेवेन्यू से रिलेटेड या सिविल से रिलेटेड या मिलिट्री अफेयर से रिलेटेड जो भी काम करते हैं, आप उसकी टाइम टू टाइम एक रिपोर्ट प्रॉपरली यहाँ पे देंगे कि आपने ये काम किया है। अब देखिए अगला जो एक्ट है वो था एक्ट ऑफ अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। इसे लाया क्यों गया था? टू रेक्टिफाई द डिफेक्ट्स ऑफ द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कुछ कमियां रह गई थी, इस वजह से इसे लाया गया था और इसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी बोला जाता है। तब इसके फीचर्स क्या थे वो हम देखते हैं। इसमें ये बोला गया था कि जो गवर्नर जनरल होगा और उसकी काउंसिल होगी प्लस जो भी सर्वेंट्स होंगे ईस्ट इंडिया कंपनी के, वो सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन से बाहर होंगे अगर वो अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में कोई काम करते हैं। इसका मतलब क्या है? देखिए, गवर्नर जनरल उसके पास में अब पावर्स थी कि वो रेगुलेशंस भी फ्रेम कर सकता था, ठीक है, और इसी के बेसिस पे वो अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में कुछ भी काम कर सकता था। लेकिन ये जो एक्ट था 1781 का, इसमें ये क्या किया गया कि सुप्रीम कोर्ट उसके किसी भी किए गए काम में दखल नहीं दे सकता, मतलब सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन उस पर लागू नहीं होगा, ठीक है। और जो रेवेन्यू मैटर्स थे उनमें भी सुप्रीम कोर्ट कोई भी यहाँ पे अपना जुरिस्डिक्शन नहीं दे सकता था, कोई भी गवर्नर जनरल, उसकी काउंसिल और या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी के सर्वेंट्स के लिए। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन ये था कि अगर कोई भी केस कैलकाटा का है, ठीक है, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट अपना जुरिस्डिक्शन दे सकता था। लाइक कैलकाटा को छोड़ के कहीं भी और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कोई भी रूल बनाता है किसी भी एरिया के लिए, तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं करेगा। लेकिन अगर कलकत्ता का कोई भी केस सुप्रीम कोर्ट के पास में आता है तो सुप्रीम कोर्ट उस पर अपना जुरिस्डिक्शन दे सकता है। लाइक अगर हिंदू लॉ के हिसाब से कोई केस आता है तो उसको हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग ट्रीट किया जाएगा, अगर मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग आता है तो मुस्लिम लॉ के हिसाब से ट्रीट किया जाएगा। लेकिन बाकी के जो एरियाज़ है उसमें गवर्नर जनरल ने जो कह दिया वो काम वैसे ही किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि प्रोविंशियल कोर्ट्स कुड बी टेकन टू द गवर्नर जनरल इन काउंसिल एंड नॉट टू द सुप्रीम कोर्ट। अब देखिए आज के टाइम पे होता क्या है, आज के टाइम पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले से आप सहमत नहीं है तो आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट से नहीं है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। उस टाइम पे ये किया गया कि अगर आप प्रोविंशियल कोर्ट्स के कोई भी डिसीजन से आप सहमत नहीं है तो आप सुप्रीम कोर्ट के पास में नहीं जाएंगे, आप जाएंगे गवर्नर जनरल ऑफ काउंसिल के पास में। ये इस एक्ट में बोला गया और इस तरीके से इसने एम्पावर कर दिया गवर्नर जनरल काउंसिल को टू फ्रेम द रेगुलेशंस फॉर द प्रोविंशियल कोर्ट्स एंड काउंसिल्स। तो ये थी 1781 का जो भी अमेंडिंग एक्ट था उसकी इंपॉर्टेंट बातें। अब देखिए अगला जो एक्ट आया था वो आया था 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट, इस एक्ट को देन ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विलियम पिट द्वारा लाया गया था। विलियम पिट द्वारा ब्रिटिश पार्लियामेंट में इस एक्ट को पास कराया गया था। इसने क्या किया था, इसने कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शंस जो थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शंस, इन दोनों को अलग अलग किया था कि भाई आप रूल्स भी आप ही बना रहे हो और जो भी ब्रिटेन और इंडिया के बीच का ट्रेड हो रहा है वो भी आप ही देख रहे हो, तो आपको इन दोनों चीज़ों को अलग अलग करना होगा। अब अलग अलग करने के बाद में इनको संभालेगा कौन? तो जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था, मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा था, उसे तो मिले सारे कमर्शियल अफेयर्स, प्लस एक नई बॉडी बनाई गई जिसे नाम दिया गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो था उसने सारे पॉलिटिकल अफेयर्स संभाले। अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर तो ईस्ट इंडिया कंपनी का डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव था और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट का डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव था। तो इस तरीके से डबल गवर्नमेंट का एक सिस्टम यहाँ पे इस्टेब्लिश कर दिया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो था उसे सारे सिविल और मिलिट्री या फिर रेवेन्यू से रिलेटेड जितने भी ऑपरेशंस थे इंडिया में उसको सुपरवाइज करने की ताकत दे दी गई। तो ये जो एक्ट था ये दो रीजंस की वजह से काफ़ी सिग्निफिकेंट था। फर्स्ट, जो भी कंपनी की टेरिटरी थी उन्हें ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया बोला गया। अब तक उन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी के पोजीशंस बोला जाता था इंडिया में, लेकिन अब उन्हें ब्रिटिश पोजीशन बोला गया। और सेकंड वन,
ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज गिवन द सुप्रीम कंट्रोल ओवर कंपनीज अफेयर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। अब तक कंपनी जो है वो एकदम मजे में चल रही थी, अपने अपने हिसाब से काम कर रही थी, लेकिन अब जो था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने शिकंजा कसना चालू कर दिया था। एक सवाल ये भी आता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ऐसा क्यों किया, क्यों अपना शिकंजा कसा। तो दोस्तों ये जो टाइम था ना, वो टाइम था अमेरिकन रेवोल्यूशन का। ठीक है, अमेरिकन रेवोल्यूशन का ये टाइम था। और अमेरिका में हुआ क्या था, जैसे इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी ना, वैसे ही अमेरिका में ब्रिटेन की एक कंपनी गई थी। वहाँ पे काफ़ी टाइम तक उन्होंने काम किया, राज किया, और लास्ट में जाके उन्होंने क्या किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट को बोल दिया टाटा बाय बाय, ख़त्म, टाटा बाय बाय, कि हम अलग तुम अलग, हम हैं अमेरिका तुम हो ब्रिटेन, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। तो ऐसा कहीं इंडिया में ना हो जाए, उसके लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पहले ही ईस्ट इंडिया कंपनी पे अपना शिकंजा कसना चालू कर दिया था। अब देखिए अगला जो एक्ट था वो आया एक्ट ऑफ 1786। इसमें क्या किया गया, इसमें लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपॉइंट किया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। इन्हें गवर्नर जनरल बनाया गया बंगाल का। इन्होंने अपनी दो डिमांड रखी थी। फर्स्ट, ओवरराइड द डिसीजन ऑफ हिज काउंसिल इन स्पेशल केसेस। लाइक अब तक तो बाउंडेड था, कोई भी गवर्नर जनरल था वो, कि जो उनकी 4 मेंबर्स की काउंसिल बनाई गई थी उस वो जो भी डिसीजन लेगी उसी को मानना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ये शर्त रख दी कि अब से कोई भी अगर स्पेशल केस है जिसमें मैं चाहता हूँ कि मैं ओवरराइड करूँ डिसीजन को, जो भी काउंसिल ने डिसीजन लिया है उसको, तो मैं वो कर सकता हूँ, उसकी मुझे पूरी पावर चाहिए, और उन्हें ये पावर दे भी गई। सेकंड, उन्होंने शर्त ये रखी थी कि उन्हें कमांडर इन चीफ बनाया जाएगा जो भी फोर्सेस हैं उनका। अब तक जो था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वो कमांडर इन चीफ नहीं थे, लेकिन कॉर्नवालिस ने ये बोल दिया कि कमांडर इन चीफ मुझे ही बना जाएगा, और ये दोनों जो शर्तें हैं वो उनकी मान ली गई थी। अब देखिए अगला जो एक्ट था वो था चार्टर एक्ट ऑफ 1793। इसमें क्या हुआ, जो ओवरराइडिंग पावर की जो परमिशन थी वो सारे फ्यूचर गवर्नर जनरल और गवर्नर ऑफ प्रेसिडेंसीज को दे दी गई। आपको याद होगा जब लॉर्ड कॉर्नवालिस आए थे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन के, तो उन्होंने दो शर्त रखी थी कि एक तो वो कमांडर इन चीफ होंगे, और सेकंड वन, किसी भी डिसीजन को ओवरराइड करने की एक स्पेशल पावर होगी। तो उस पावर को अब आगे आने वाले जो भी गवर्नर जनरल्स हैं उनको भी दिया जाएगा, प्लस जो भी प्रेसिडेंसीज हैं लाइक बॉम्बे एंड मद्रास, उनके भी जो गवर्नर्स हैं उनको ये पावर दी जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट इज गवर्नर जनरल गॉट मोर पावर्स एंड कंट्रोल ओवर बॉम्बे एंड मद्रास। बॉम्बे और मद्रास जो दो प्रेसिडेंसीज थी उनकी पावर धीरे धीरे छिनती जा रही है, तो यहाँ पे थोड़ी बहुत और पावर उनसे ले ली गई और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को दे दी गई। नेक्स्ट पॉइंट इज द ट्रेड मोनोपोली एक्सटेंडेड फॉर अनदर 20 ईयर्स। अगले 20 साल के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी की जो ट्रेड मोनोपोली है उसे भी बढ़ा दिया गया। अगला यहाँ पे काम ये किया गया कि जो कमांडर इन चीफ होगा वो ज़रूरी नहीं है कि गवर्नर जनरल की काउंसिल का ही कोई मेंबर होगा, अनलेस ही वाज सो अपॉइंटेड, अनलेस कि ऐसा कोई अपॉइंट किया गया हो, मतलब स्पेशली ये बोला जाएगा कि हाँ ये मेंबर कमांडर इन चीफ होगा तो ही उसे मानेंगे, अदरवाइज जो भी काउंसिल के मेंबर्स हैं उन मेंबर्स में से कमांडर इन चीफ नहीं होगा, वो अलग से होगा। अब इसका जो लास्ट पॉइंट है ये सबसे खतरनाक पॉइंट है, काफ़ी ड्रेन किया है इसने इंडिया को, इंडिया की वेल्थ को एक्चुअली, कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल और उनका जो भी स्टाफ था इन सबको जो भी पे आउट दिया जाना था, जो भी इनको सैलरी आप कह सकते हैं, जितना भी इनका खर्चा वर्चा था वो सब इंडियन रेवेन्यू से ही दिया जाना था। इंडिया के पैसे से ही इन सब की सैलरी दी जानी थी, और ये सैलरी कोई छोटी मोटी सैलरी नहीं होती थी, ये बहुत बड़ी सैलरी होती थी कि आराम से पुश्ते बैठ के खाएगी, इतनी सैलरी होती थी। तो वो सब की सब इंडियन रेवेन्यू से दी जाती थी। अगला यहाँ पे हम एक्ट देखें तो वो था चार्टर एक्ट ऑफ 1813। चार्टर एक्ट ऑफ 1813 में क्या किया गया, इसने ट्रेड मोनोपोली को एबॉलिश कर दिया। ट्रेड मोनोपोली का मतलब क्या है, अब तक सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को ही परमिशन थी कि वो इंडिया में ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन अब से ये परमिशन अदर्स को भी दे दी गई, अदर ब्रिटिशर्स भी यहाँ पे आके ट्रेड कर सकते थे। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन था, वो ये था कि चाय और चाइना के साथ में जो भी ट्रेड है, चाय से रिलेटेड ट्रेड और चाइना के साथ में हम जो भी ट्रेड कर रहे हैं, इन दोनों में मोनोपोली सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी की थी, और बाकी हर जगह पे अदर ब्रिटिशर्स आके ट्रेड कर सकते थे। अगला यहाँ पे काम ये हुआ,
इट असर्टेड द सोवरेनिटी ऑफ द ब्रिटिश क्राउन ओवर द कंपनीज टेरिटरी इन इंडिया। ये बात पहले भी बोल दी गई थी, लेकिन अब इसे पूरा जोर लगा के ये बात बोली जा रही थी कि आप रिप्रेजेंटेटिव हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के इंडिया में। आप गवर्नमेंट नहीं है, गवर्नमेंट हम हैं और आप हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं वहाँ पे। अगला यहाँ पे ये हुआ, इट अलाउड द क्रिश्चियन मिशनरीज टू कम टू इंडिया फॉर द पर्पज ऑफ एनलाइटनिंग द पीपल। अब यहाँ पे क्रिश्चियन मिशनरीज जो थी उनको परमिशन दे दी गई कि हाँ आप इंडिया में आ सकते हैं, आप अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं, लोगों को इसके बारे में बता सकते हैं, जागरूक कर सकते हैं, ये सारे काम कर सकते हैं आप। अब यहाँ पे हुआ क्या था कि क्रिश्चियन जो था ना, ये लोग यहाँ पे आए, प्रचार करने लगे, तो लोगों में एक अजीब सी एजिटेशन आ गई और ये भी एक कारण बन गया था 1857 रिवोल्ट का कि ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या ये हमारा धर्म परिवर्तन करना चाहते हैं। इस तरीके से जब इंडिया के लोगों ने सोचा तो ये भी एक रीज़न बन गया 1857 के रिवोल्ट का। नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे ये हुई थी, स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन। अब यहाँ पे डायरेक्ट वेस्टर्न कल्चर को इम्प्लीमेंट नहीं किया इन्होंने इनडायरेक्टली किया उस कल्चर को इम्प्लीमेंट वेस्टर्न एजुकेशन के थ्रू, कि आप जो वर्नाकुलर लैंग्वेजेस हैं उनको तो बिल्कुल नेगलेक्ट कीजिए, उनको पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, ऐसा बोलते थे। आप वेस्टर्न एजुकेशन को पढ़ना शुरू कीजिए। अब जब किसी देश से रिलेटेड जो वहाँ का एजुकेशन सिस्टम है आप उसके अकॉर्डिंग पढ़ना चालू करेंगे तो ऑब्वियसली आप वहाँ के कल्चर भी सीखेंगे ही। तो इस तरीके से इन्होंने अपने कल्चर को भी यहाँ पे इम्पोज करना शुरू कर दिया। फिर यहाँ पे लोकल गवर्नमेंट्स को भी एक राइट दिया गया कि आप टैक्स इम्पोज कर सकते हैं किसी भी पर्सन के ऊपर, और इतना भी था कि जब ये टैक्स इम्पोज कर दिया जाएगा और वो पर्सन आपकी बात नहीं मानता है तो आप उसे पनिशमेंट भी दे सकते हैं। ये लोकल गवर्नमेंट्स को राइट दिया गया था। हालांकि ये नाम मात्र का राइट था, इसमें ज़्यादा कुछ उन लोगों को मिला नहीं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द काम ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू ब्रिटिश गवर्नमेंट ही करती थी, और यहाँ पे कोई छोटे मोटे काम कर लेते होंगे वो, लाइक टैंक्स वगैरह बना दिए, ऐसा कुछ काम। बाकी ज़्यादा कोई इसमें फ़ायदा नहीं था लोकल गवर्नमेंट्स को टैक्स लगाने का। फिर अगला हम एक्ट देखें तो वो एक्ट था एक्ट ऑफ 1833। इस एक्ट में क्या किया गया, जो गवर्नर जनरल था बंगाल का उसे बना दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को। और लॉर्ड विलियम बेंटिक ये जो थे ये फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। आप ये नाम ज़रूर से याद रखिएगा, ये नाम डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। फिर क्या किया गया, बॉम्बे और मद्रास जो प्रेसिडेंसीज थी उनकी लेजिस्लेटिव पावर पूरे तरीके से छीन ली गई। अब जितना भी लेजिस्लेशन का काम था ना वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाएगा। और क्या बोला गया इस एक्ट में, इसमें ये बोला गया कि इससे पहले जितने भी एक्ट्स आए थे, ये जो 1833 है, इससे पहले जितने भी एक्ट्स आए थे उनको तो रेगुलेशंस बोला जाएगा, प्लस अब जो एक्ट अब आ चुका है और जो भी फ्यूचर में आएंगे उन्हें एक्ट्स बोला जाएगा। पहले वालों को रेगुलेशंस और अब वालों को एक्ट्स बोला जाएगा, ये इस एक्ट में बोला गया था। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी एज ए कमर्शियल बॉडी उसकी पूरी एक्टिविटीज़ को ख़त्म कर दिया गया। मतलब कमर्शियल का मतलब आप समझ रहे हैं ना, जो भी सामान का बेचना वगैरह है, ये एज ए कमर्शियल बॉडी इसकी पूरी एक्टिविटीज़ को ख़त्म कर दिया गया। अब ये सिर्फ और सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गई थी इंडिया में। मतलब एडमिनिस्ट्रेशन का काम पूरा देख रही थी कि ये काम कैसे होगा, ये काम कैसे होगा, लेकिन जो भी कमर्शियल एक्टिविटीज़ थी उनके ऊपर ईस्ट इंडिया कंपनी का अब कोई भी कंट्रोल नहीं था। एक चीज़ और की गई इस एक्ट में, इट अटेम्प्टेड टू इंट्रोड्यूस अ सिस्टम फॉर ओपन कंपटीशन फॉर द सिलेक्शन ऑफ सिविल सर्वेंट्स। अब सिविल सर्वेंट्स का जो रिक्रूटमेंट है उसके लिए एक ओपन कंपटीशन यहाँ पे शुरू किया जाए, ये इस एक्ट में लाया गया था। ये किसने लेके आया था, ऑब्वियसली बोर्ड ऑफ जो कंट्रोल था उसने इसे ऐड किया होगा, लेकिन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ये भैया बहुत टेढ़ी खीर थे। अब इन्होंने इतने साल ईस्ट इंडिया कंपनी को चलाया है, वो अभी भी इसका पूरा एडमिनिस्ट्रेशन संभालते हैं, तो वो इसे अपने हाथ से कैसे जाने देंगे। तो उन्होंने इस सिविल सर्वेंट्स वाली जो ओपन कंपटीशन की बात थी उसे लागू होने ही नहीं दिया इंडिया में। उन्होंने मना कर दिया, नहीं ये तो नहीं होगा। अब उस टाइम पे देखिए दो तरह की सिविल सर्विसेज होती थी, एक तो होती थी कोवेनेंटेड और दूसरी होती थी नॉन कोवेनेंटेड। कोवेनेंटेड में तो ऑफिसर्स आ जाते थे, IAS IPS वगैरह जो भी थे, और नॉन कोवेनेंटेड में आते थे क्लर्क, टाइपिस्ट, इस तरह की पोस्ट आती थी। तो जो कोवेनेंटेड सिविल सर्विसेज थी ना
उनके लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने साफ साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि भैया आप हमसे सब कुछ ही छीन लोगे क्या, आपने कमर्शियल राइट्स भी हमारे सारे छीन लिए, अब हम एडमिनिस्ट्रेशन में, तो हमें ये तो करने दो कम से कम पूरा। तो उन्होंने यहाँ पे इसका अपोज किया और इसे लागू नहीं होने दिया। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले एक्ट ऑफ 1833 में सिविल सर्विसेज को लाने की कोशिश की गई थी। इसमें लाई नहीं गई थी, सिर्फ कोशिश की गई थी, लेकिन यहाँ पे ला नहीं पाए थे। अब हम यहाँ पे अगला एक्ट देखते हैं, एक्ट ऑफ 1853। 1853 का जो एक्ट था वो चार्टर एक्ट की सीरीज का एक लास्ट एक्ट था। इसने क्या किया, इसने लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस जो थे गवर्नर जनरल की काउंसिल्स के, उन्हें अलग अलग किया कि लेजिस्लेशन का काम एक काउंसिल करेगी और एग्जीक्यूटिव का दूसरी। एग्जीक्यूटिव का काम तो इसे ही दिया गया। लेजिस्लेशन के लिए इन्होंने क्या किया कि 6 मेंबर्स की एक नई काउंसिल बनाई। ठीक है, उस 6 मेंबर में क्या हुआ कि 4 मेंबर्स लोकली उठाए गए। लोकल मतलब इंडिया के उठाए गए, तो एक तो मद्रास, एक बॉम्बे, एक बंगाल और एक आगरा। इन 4 प्रेसिडेंसी से एक एक रिप्रेजेंटेटिव लिया गया और इस लेजिस्लेटिव काउंसिल में उसे ऐड किया गया, और जो 2 मेंबर्स थे वो डायरेक्ट ब्रिटेन से आए थे। और ये जो काउंसिल थी इसे नाम दिया गया था इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये एक तरह से मिनी पार्लियामेंट थी जो कि लॉज बनाती थी। तो इसमें टोटल 6 मेंबर थे, जिसमें से 4 लोकल और 2 ब्रिटिशर्स, और इसका नाम था इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे ये है कि इसने ओपन कंपटीशन ऑफ सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट्स को इंट्रोड्यूस कर दिया था। मतलब जो चीज़ पहले वाले एक्ट जिसे कर नहीं पाए थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के अपोजिशन के बाद में, यहाँ पे इस एक्ट में 1853 में उसे लागू कर दिया गया। और इसके लिए एक कमेटी बनाई गई, उस कमेटी का नाम था मैकॉले कमेटी, जो 1854 में स्टैब्लिश की गई थी। एक और काम यहाँ पे ये किया गया कि इसने कंपनी के रूल को एक्सटेंड तो किया इस बार। देखिए अब तक क्या हो रहा था कि हर 20 साल के लिए कंपनी का रूल एक्सटेंड हो रहा था कि हाँ आप अगले 20 साल और काम कीजिए, अगले 20 साल और काम कीजिए। इस बार इन्हें क्या किया गया, कंपनी को ये बोला गया हाँ ठीक है आप काम कीजिए, टाइम देख लेंगे अपन अपने हिसाब से। इस तरह से कह के इन्हें टाल दिया गया। बेसिकली क्या है कि जो कंपनी का टेन्योर था ना, वो अब धीरे धीरे ख़त्म होने वाला था। ब्रिटिश गवर्नमेंट ये प्लानिंग कर रही थी कि अब कंपनी के जो भी काम धाम है ना, उन कामों को बिल्कुल अब ख़त्म करो। पूरा जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो ब्रिटिश क्राउन अब डायरेक्ट अपने कंट्रोल में लेगा। तो ये सब बातें चल रही थी अंदर ही अंदर, लेकिन ये यहाँ पे बोली नहीं गई थी। यहाँ पे सिर्फ स्पेसिफाई नहीं किया गया था टाइम पीरियड को कि हम कितने टाइम के लिए आपका इस बार बढ़ा रहे हैं, एक्सटेंड कर रहे हैं कि आप यहाँ पे काम करेंगे। आप बस काम करिए, हमने आपका टाइम बढ़ा दिया। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इसमें हमने जो कंपनी रूल था ये पूरा देख लिया। अगले वीडियो में हम क्राउन रूल के बारे में जानेंगे। अब तो बस 1857 का रिवॉल्ट होगा, फिर 1858 में कंपनी का पूरा काम धाम खत्म, उसके बाद में डायरेक्ट क्राउन रूल आ जाएगा। तो ये था हमारा आज का वीडियो। एक इम्पॉर्टेंट आपके लिए बात ये है कि अगर आपको इस लेक्चर की PDF चाहिए, अगर आपको इसके PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट PDF इसकी प्रोवाइड की जा रही है। आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा, आप बस उस पर क्लिक कीजिए, चैनल पे पहुंच जाएंगे और उसे ज्वाइन कर लीजिए। आपको वहाँ पे हर एक लेक्चर की PDF मिल जाएगी। प्लस अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ये जो वीडियो है, इस वीडियो में आपको क्या कमी लगी, क्या अच्छाई लगी, कैसा लगा आपको ओवरऑल वीडियो, इसका फीडबैक बहुत मैटर करता है। बिकॉज कंटेंट को सिर्फ और सिर्फ आपके फीडबैक से ही अच्छा बनाया जा सकता है। तो अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिए। प्लस लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, ये 3 काम तो एक मैंडेटरी मान लीजिए। अगर आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं तो आपको ये करना ही चाहिए। बिकॉज आप यूट्यूब पे कुछ भी डायरेक्ट पे नहीं करते हैं किसी को भी, चाहे कोई भी कंटेंट क्रिएटर हो, आप उसे कुछ भी पे नहीं करते हैं। आप उसके लिए जो कर सकते हैं लीस्ट, वो ये है कि आप उसके वीडियो को लाइक कीजिए, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए अगर आपको वो कंटेंट अच्छा लगता है तो। नॉट एन ऑब्लिगेशन, बट अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो आपको ये ज़रूर से करना चाहिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए ग्रेट डे।